हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स एंड एनिमेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स एनिमेशन सीरीज की 10th वीडियो के लिए तैयार हैं और आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस पर विचार करके जो एक दूसरे से डिस्टेंस डी पर हैं और एक दूसरे के पास रखे गए हैं, जहां एक चार्ज पॉजिटिव 10 है और दूसरा चार्ज नेगेटिव 2 है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हायर मैग्नीट्यूड्स वाले चार्जेस के कारण अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, भले ही सटीक क्वांटिटी डिटरमिन नहीं की जा सकती। एक जनरल रूल है जो कहता है हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पर यूनिट चार्ज में। इस अनुमान के आधार पर 10 मैग्नीट्यूड वाले पॉजिटिव चार्ज के पास 20 रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से बनती हैं और नेगेटिव चार्जेस पर खत्म होती हैं। हमारे अनुमान के अनुसार पॉजिटिव चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होनी चाहिए और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 है। अब अगर हम जूम आउट करके दोनों चार्जेस को दूरी से देखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल दिखाई देती है। हम 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं जो पॉजिटिव 8 चार्ज का आउटवर्ड रेडियल पैटर्न दर्शाती है, जो 10 के मैग्नीट्यूड वाले पॉजिटिव चार्ज और 2 के मैग्नीट्यूड वाले नेगेटिव चार्ज के अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 0 नहीं है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में ऑपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव 10 और दूसरा नेगेटिव 10 हो? कृपया ध्यान दें कि अब नेट चार्ज 0 है। क्या फिर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आइए इसे समझते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे अनुमान के अनुसार 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड उत्पन्न होंगी पॉजिटिव 10 चार्ज से, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 10 है, इसलिए सभी 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर खत्म होंगी। और हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बल्कि हम 2 पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक सुंदर पैटर्न देख सकते हैं। इस प्रकार के चार्जेस के सिस्टम को, जहां 2 सेम और ऑपोजिट चार्जेस को एक निश्चित दूरी पर जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। चाहे नेट चार्ज 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना होने का कारण यह है कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस एक साथ नहीं मिल रहे हैं या ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। उनके बीच हमेशा कुछ दूरी होती है, इसलिए दोनों चार्जेस अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिससे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न विजुअलाइज किया वह उत्पन्न होता है। आइए एक कदम आगे बढ़ें और इलेक्ट्रिक डायपोल को और बेहतर तरीके से समझें। क्या होता है अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए? जैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, डायपोल के पॉजिटिव एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फोर्स काम करने लगता है और डायपोल के नेगेटिव एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। यह क्लॉकवाइज एक टॉर्क उत्पन्न करता है और डायपोल सेंटर ऑफ रोटेशन पर घूमने लगता है। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन और डायपोल के दोनों पोल्स के बीच की दूरी L है, तो नेगेटिव पोल के कारण टॉर्क F मल्टीप्लाइड बाय L होता है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज के कारण टॉर्क भी F मल्टीप्लाइड बाय L होता है। क्योंकि दोनों टॉर्क डायपोल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसलिए टोटल टॉर्क दोनों का सम होता है, जो इक्वल है 2F मल्टीप्लाइड बाय L के। हम यह भी जानते हैं कि F बराबर होता है QE के, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखी जाती है तो डायपोल पर काम करने वाला टॉर्क 2QL पर निर्भर करता है, जो डायपोल की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है, और इसे एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे डायपोल मोमेंट कहते हैं, जो कैपिटल P द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट्स की टर्म्स में डायपोल मोमेंट की इक्वेशन में चार्ज Q कूलम्ब्स और लेंथ L मीटर्स में होता है, जिससे डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम्ब मीटर बनता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड और सेंटर ऑफ रोटेशन से लेंथ L पर डिपेंड करता है। अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो L एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक डायरेक्शन होती है जो आमतौर फिजिक्स में नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर होती है। डायपोल पर टॉर्क तब तक काम करता रहेगा जब तक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन नहीं हो जाता। हम अगली वीडियो में
डायपोल पर टॉर्क के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम डायपोल को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? हां, वे वास्तव में मौजूद होते हैं। डायपोल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर बिहेवियर को समझने के लिए है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आदि को अफेक्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के मॉलिक्यूल में क्लोरीन होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन, जो पॉजिटिव होता है, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। जब इस प्रकार के मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर टॉर्क काम करता है, जिससे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाता है। इन मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट किसी सॉल्यूशन के अलग अलग प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकता है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अन्य। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, जो एक परमानेंट डायपोल बनाता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मॉलिक्यूल पर विचार करें, तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ चार्ज कार्बन के साथ मेल खाता है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच कोई सेपरेशन नहीं होता और इसलिए कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता। लेकिन जब CO2 मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम का सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो जाता है, जिससे चार्जेस के बीच कुछ सेपरेशन हो जाता है। इस तरह CO2 मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार के डायपोल, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें टेम्पोररी या इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।